हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। यह बुक सीरीज इकाई 6 लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। आज का टॉपिक जिंदगी नामा उपन्यास है, जिसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम कृष्ण सुभाष जी का जीवन परिचय देखते हैं। कृष्ण सुभाष का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी पंजाब प्रांत के गुजरावाला, जो पाकिस्तान में है, में हुआ था। देश विभाजन के बाद कृष्ण सुभाष दिल्ली आकर बस गई। कृष्ण सुभाष के पिता फौज में थे और माता कुशल गृहिणी। कृष्ण सुभाष हिंदी की सबसे बोल्ड लेखिका के रूप में जानी जाती है। कृष्ण सुभाष की शिक्षा दिल्ली, शिमला, लाहौर आदि अनेक स्थानों पर हुई। कृष्णा जी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व में तथा उसका लेखन स्वतंत्रता उत्तर काल में हुए। कृष्ण सुभाष के जीवन का प्रारंभिक काल देश और सामाजिक की दृष्टि से उथल पुथल का था। जन्म के बारे में कृष्ण सुभाष का मानना है कि जिंदगी की शुरुआत जन्म से ही नहीं होती, परिवर्तनों और बदलावों के साथ भी होती है। शताब्दी की पहली चौथ में जन्मी मेरी पीढ़ी ने उसे घटित होते देखा, जिसके लिए कोई इंतजार करती है, और कई बार शताब्दियां भी। जिंदगी नामा उपन्यास को देखते हैं। कृष्ण सुभाष रचित जिंदगी नामा उपन्यास से प्रथम प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन में हुआ तथा दूसरा प्रकाशन 1983 ईस्वी। इसके दो भाग हैं, किंतु अभी तक जिंदगी नामा का प्रथम भाग ही जिंदा रुख नाम से प्रकाशित हुआ है। इसके दूसरे भाग का नाम इनकलाब जिंदाबाद है। जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर कृष्ण सुभाष और पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के बीच 25 वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र शाहजी की पत्नी सलामत अली, बड्डे लाल, अखियाँ, रवैया, निक्की बेबे, चाची मेहरी, काशी शाह, बिंद्रा दई, लाली, सिपाही लाल खां, गंडा सिंह, पिंडी दास, कृपाराम, कर्म इलाही, रमजान चौधरी, मोल्लादाद, फग्गू आदि। जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्ण सुभाष ने विभाजन पूर्व पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का समग्र वर्णन की है। इस उपन्यास में लेखिका ने अपने जन्म स्थान गुजराल जिला की कथा कही है। इसमें डेरा जट्टा गांव को केंद्र में रखा गया है। उपन्यास की शुरुआत और अंत गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध फारसी किस कथन से होता है। चू कार अज हमा हिलते दर गुजस्ते हलास्ते बुरदन बा शमशीर दस्ते, अर्थात जब दूसरा सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। उपन्यास शुरू करने से पूर्व कृष्णा सुभाष इतिहास संबंधी अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहती है, ऐतिहासिक खतों में दर्ज दस्तावेज इतिहास नहीं है, वरन इतिहास वह है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत कविता से होती है, जिसमें विभाजन पूर्व पंजाब के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक खूबसूरती का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। उपन्यास में आई कविता की चंद पंक्तियाँ गलबहियों सी उमड़ती मचलती दूध भरी छतियों सी चनाब और जेहलम की धरती, माँ बनी कुर्ते
के बंद खौलती दूध की बूंदे ढरकाने को कनक के सुनहले ढेरों पर चमकाती मीठी सरजरे धूप। लेखिका ने धरती के बिछुड़ने का दर्द का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कौन जानेगा, कौन समझेगा। अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ों को। उपन्यास की शुरुआत शरद पूर्णिमा की रात इस पंक्ति से होती है। जिंदगी नामा उपन्यास में कोई नायक अथवा खलनायक नहीं, इसमें पंजाब के रहने वाले जिंदा दिल जाबाज लोग की कहानी है। उपन्यास की शुरुआत बड्डे लाल की कहानियों को सुनने तथा पुण्य का प्रसाद खाने के लिए आए बच्चों, मिट्टी, मेहरबान, भोलू, निक्के, कालू, गिंदे आदि से होता है। बड्डे लाल की कहानियाँ लोक कथा पर आधारित होती है। इनकी कहानियों को गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग सभी सुनने आते हैं। बड्डे लाल की कहानियों में पुरुष प्रजापति, सृष्टि, रुख, सारे ब्रह्मांड की माता आदिति, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, बड़े मंडल के देवता, कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, सूरज की धियानी आदि प्रधान होते हैं। उपन्यास में वर्णित गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों संप्रदाय के लोग स्नेह सोहाबत से रहते हैं। यहाँ गांव में सुबह की शुरुआत मस्जिद में अजान और मुर्गे की बांग से होती है। लेखिका ने गांव की सामंती जीवन को रेखांकित करने हेतु धनाढ़ शाहजी की चर्चा की है। शाहजी की पत्नी सहाने, जो स्वभाव से सरल, सहज किंतु अंधविश्वासी प्रवृत्ति की व संतान प्राप्ति के लिए बाबा फरीद के दरबार में मन्नत मांगने जाती है। सहानी अंधेरे में ही औलू में स्नान करने जाती है, जहां उसे अवंड वाली अर्थात मरी हुई सौतन से साक्षात्कार होता है। शाहजी को भी सपना में अवंडलय वाली दिखती है, जो उनसे जातक बच्चा मांगती है। शाहजी अवंड वाली घटना से आक्रांत हो सहानी को अपना पुनः शादी रचने को कहते हैं, जबकि सहानी ऐसा ना कर बच्चा गोद लेने का सुझाव देती है। सहानी गांव में त्रिजन बिठाते, जिसमें गांव की लड़कियां, औरतें इकट्ठा होकर सूत काटती है, गाने गाती है। गांव की लड़की रवैया अपनी सुरीली आवाज़ में ये गीत गाती है। रोई बिन पीजन कैसा, चरखे बिन त्रिजन कैसा। पंजाब में त्रिजन में गांव की लड़कियां इकट्ठा होकर चरखा काटती और गीत गाती है। त्रिजन में हिंदू, सिख, मुसलमान तीनों समुदाय की स्त्रियों एक साथ हिस्सा लेती है। वे प्रेम गीत गाती है। अवल हमद खुदादा विरद कीजिए, इश्क कीता सु जगदा मुल मियाँ। पहला आप ही रब के इश्क कीता, तो मासूक है नबी रसूल मियाँ। सहानी की इच्छा पूर्ण होती है, वह बेटे को जन्म देती है। जिंदगी नामा उपन्यास में लोहाड़ी के त्योहारों का बड़ा ही मनोरम दृश्य उकेरा गया है। कोई नवेली पहन सलमे जड़ा मखमल का लाल जोड़ा, किसी ने पहना हरे रंग की काबुली दरियाई का, किसी ने बाकड़ी के जल वाली गुलाबी ओढ़नी, कोई बबई कोड़ी वाली। लोहड़ी पर्व के अवसर पर गांव में खुशियों वाले घरों में चंगेरे, मक्के के फूल, गुड़ की भेलियाँ, खेड़ियाँ, चावल, तिल की त्रिचौली, कच्ची लस्सी के गुड्डे, मूलियों भरी पछियाँ, उड़द की दाल की पिनियाँ आदि बांटे जाने की परंपरा है। लोहड़ी के अवसर पर गांव के लड़के ये गीत गाते हैं। 7 पुत्र 17 पोते, 5 धिया 15 पोते, नित वित धोबे माँ की छी, टबरों के पोतड़े, अरे खट्टी कमाई खाए
कर्मवाल्डियाँ नित्य नित्य बहाए रचाए कर्मवाल्डियाँ। लोहड़ी पर्व के अलावा इस उपन्यास में ईद, दशहरा, बैसाखी आदि त्योहारों को भी गांव के सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल मनाते हैं। उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों को बड़ा गहरा रंग दिया गया है। थानेदार सलामत अली शाहजी की पत्नी सहानी को बहन कहता है तथा उसके लिए उपहार भी लाता है। उपन्यास में मिरासियों कंजरों द्वारा गांव में घूम घूम कर गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला दर्शाया गया है। उसके द्वारा नकल कर गाए जाने वाला एक गीत ये भी है, लो जी चले थे यार मजलिस जमाने, पड़ गए हिस्से कोड़े खाने। सलामत अली रोबदार थानेदार का प्रतीक है। उसने बेकसूर अखिया को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। उपन्यास में बेगम बीबी और सजाद बीबी द्वारा गोमा और भोले के द्वारा सौतनों के बीच होने वाले झगड़ों का उल्लेख किया गया। इस उपन्यास में पात्रों की भरमार है, किंतु लेखिका ने जिन पात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है उसमें शाह जी, सहनी, बड्डे लाल, निक्की बेबे, चाची मारी, काशी शाह, रवैया, बिंद्रादई आदि महत्वपूर्ण है। शाहजी बड़े शाह गांव के सामंत है जिसके पास गांव के जाटों की सारी जमीन गिरवी रखी है। शाहजी नेक दिल इंसान भी है। लोहड़ी, दिवाली, बैसाखी आदि अवसरों पर पूरे गांव को खिलाते हैं। सहनी शाह जी की पत्नी है, उनसे एक पुत्र लाली को जन्म दिया। सहनी स्नेहमयी ममतामयी है। गाय भैंस फतेह करतरी रवैया आदि पर इनकी विशेष स्नेह दृष्टि रहती है। सहनी अविश्वासी भी है किंतु अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली भी है। उसने अपने पति को दूसरी शादी करने की आज्ञा नहीं दी थी। लाली या लाली शाह जी के पुत्र। इनके जन्म उत्सव पर लखनवाल वाले वृद्धा और हुस्न को गाने के लिए बुलाया जाता है। बड्डे लाल तथा उनकी पत्नी गांव की सारी संस्कृति के प्रतीक हैं। बड्डे लाल गांव की उस प्राचीन कहानी को सुनाने की परंपरा के धरोहर है जिसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। चाची महरी को शाहजी अपने माँ के समान मानते हैं। चाची मेहरी रड़क्की नाम से भी जानी जाती है। चाची महरी की शादी एक बड़ी उम्र के सरदार से होता है। महरी चाची मात्र 3 साल में ही विधवा हो जाती है। चाची महरी पुनः गणपत शाह से संबंध जोड़ती है और अड़चने आने पर मुकदमाबाजी के द्वारा उससे शादी करती है। चाची महरी अपने देवर साहिब सिंह का बहुत ख्याल रखती है। उपन्यास में काशी शाह जी के छोटे भाई तथा समाज सेवक गांव में मुफ्त में जड़ी बूटी एवं दवाइयाँ बांटते हैं। बिंद्रादाई छोटे शाह अर्थात काशी शाह की पत्नी। बिंद्रादाई अपने पति का प्यार पाने के लिए पूरे उपन्यास में तड़पती हुई दिखाई गई है। बिंद्रादाई उन भारतीय स्त्रियों का प्रतीक है जो अपने परिवार की सुख संपदा शांति के लिए अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को भी कुर्बान कर देती। रवैया अलिया की छोटी धी बेटी तथा शाहों के घर में काम करने वाली लड़की। शाह जी के पुत्र लाली की देखभाल रवैया ही करती है। इस उपन्यास में काफ़ी प्रसंग है जिनमें कुछ प्रमुख प्रसंगों में ये शहदाद शेरे के कत्ल, गामा पहलवान द्वारा गुजरात वालों को चित्र करने पर शाह द्वारा कुप्पा और बादामों की पिंड लगाने का जिक्र, शाह के पुत्र होने पर पहली दिवाली के उपलक्ष्य में पूरे गांव में मिठाई बांटे जाने का जिक्र, हीरा सांझी, सुल्तान माछी आदि के द्वारा गांव में पड़ने वाले डाकों का जिक्र, शाह की चौपाल में हुक्कों की गड़गड़ाहट के बीच चल रहे गप, पुरान मदरसे में मौलवी द्वारा फटकार, अलिये की धी फतेह और
दहाड़ी वालियों के शेरे के बीच चल रहे इश्क का जिक्र, विधवा ब्राह्मणी लक्ष्मी के सैयद जाड़े से नेह लगाने व गर्भवती होने की कहानी, रवैया का शाह जी के साथ इश्क, चाची महरिका गणपत शाह से इश्क, गांव के आर्य समाज का प्रचार व चारों वेद लाने वाले दयानंद की चर्चाएं, 110 वर्ष के बंडे लाल की मृत्यु, गदरियों एवं इंकलाबियों की चर्चाएं, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी सरगर्मियों आदि प्रसंग की चर्चाएं की गई। उपन्यास में बगावत की शुरुआत शहीद भगत सिंह के चाचा अजित सिंह के भाषण से होता है। उपन्यास में लाला लाजपत राय के जिक्र के साथ बगावत के दौरान पंजाबी बागी थापर लाल चंद्र फलक को जेल में डाल दिए जाने का भी जिक्र है। तुफेल सिंह के द्वारा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का परिचय मिलता। उपन्यास के अवसान में गद्दर की चर्चा शुरू होती। गद्दरियों द्वारा ये इश्तिहार लगाए जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या गद्दर, तुम्हारा काम क्या गद्दर, तुम्हारा पेशा क्या गद्दर, तुम्हारा ईमान क्या गद्दर। इस उपन्यास के द्वारा लेखिका ने आंचलिक उपन्यास की परंपरा के विकास में विशेष योगदान दिया। उपन्यास के संवादों और भाषा शैली पर पंजाबी भाषा का पूर्णतः रंग चढ़ा हुआ है, जो बरबस मेला आंचल का स्मरण कर देता है। उपन्यास में शुरू से आखिरी तक लोकगीतों की भरमार है, जिसमें विभाजन पूर्व पंजाब का सांस्कृतिक वातावरण और भी गहरे रूप में सामने आया। उपन्यास की शुरुआत में लेखिका ने जो 7.5 पृष्ठों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है, उसके माध्यम से पंजाब के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवेश का जबरदस्त भावात्मक चित्र खींचा गया है। लेखिका में काव्यात्मक बिंबों में चनाब और झेलम नदियों की धरती के माँ बनने, मीठी सजरी धूप, ठंडी सुहानी हवाएं, अल्हड़ अनोखे पानी, गद्दम की इलाही लाली, खुले डुले पंजाब की सिंधे, भरी भरी गहराई दे, घी में बनी मोटी वजनी रोटियां, शगुनों के बाग और फुलकारियां, खुशहाल धरती का खुशहाल लश्करा, भरे पूरे पंजाब की धरती पर घिरी आई जहर की कागे, पंज दरियाओं के पंजाब, जिंदा रुखों की छाँ, चिट्ठी दूध शौख, पंजाब की बेटियां आदि अनेक जीवंत बिंबों का सृजन कृष्ण सुबाती ने इस उपन्यास में की है। पंजाब के लोहड़ी पर्व का विशेष महत्व और आयोजन होता है। इसके बाद बैसाखी पर्व का भी। डेरा जट्टा गांव के बैसाखी पर्व पर लेखिका ने बड़े ही मनोयोग से चित्रण किया है। उपन्यास में बैसाखी के बाद सावन के महीने में होने वाले बरसात का वर्णन करने में भी लेखिका को सफलता मिली है। पंजाब के ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा फौज में भर्ती का। फौज में लड़ते हुए शहीद होना या फिर फौज से रिटायर होकर गांव में बसने का। जिनके नामा में फौज से रिटायर जहांदाद और गंडा सिंह फौजी जीवन के किस्सों से गांव भर के लोगों का जी बहलाते हैं। गांव में 33 पंजाब और 40 की बटालियन के अनगिनत किस्से सुनाए जाते हैं। 33 पंजाब के लवाना जाति के फौजी थे, जो रेजिमेंट 40 पंजाबी महसूर मुल्की पलटन, जिसमें जट्टा, राजपूत, बुनेरवाल, स्वाति, गिलजई, दुरानी, बजोरी, भटानी, गोरखे आदि में सभी जाति व धर्म के फौज थे। डेरा जट्टा गांव में जहां पर सामूहिक गप्पे लड़ाई जा रही है, उस चौपाल को मजलिस कहा जाता है। विभाजन पूर्व पंजाब की 7 उपभाषाएं थी: लंदी, पोठेहारी, मुल्तानी, झांगी, माझी, मलवई, दोआबी। संप्रति भारतीय पंजाब में मलवई मुख्य उपभाषा, माझी और दोआबी केंद्र से हट चुकी है। पंजाबी
पाकिस्तानी पंजाबी में माझी केंद्रीय उपभाषा तथा लहंदी, पोठेहारी, मुल्तानी और जहांगीर अन्य उपभाषाएं रही है। पंजाब का प्रसिद्ध शहर सियालकोट को पंजाब का सेहरा कहा जाता है। इस उपन्यास में मिट्टी के ब्याह की योजना द्वारा लेखिका ने शादी के उत्सव, बारात की सेवा, गाना बजाना, खिलाना पिलाना आदि का सजीव वर्णन किया है। उपन्यास में मूलतः 1907 से 1915 के कालखंड को ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज बन गया है। उपन्यास में पंजाबी भाषा के ठेठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ जो पंजाबी के इतर पाठकों के लिए मुश्किल पैदा करता है। यहाँ कुछ शब्दों को हिंदी अर्थों के साथ दिया जा रहा है। सजरा, ताजा, भरजई, भाभी, चिट्ठा या चिट्ठी, सफेद या गोरा, बड्डा, बड़ा, पिंड, गांव, बेहडे, आंगन, झागो, कमीजे, सौगन, सोहनी, सुंदर, हट्टी, दुकान, छितर, जूते, सुक्कम, सूक्ष्म, गांव, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, पोस या पूसे, हस्सा, हंसी, टोटे, टुकड़े, पौंडी, सीढ़ी, अर्ध, आधा, रखा, रक्षक, तत्ता, गर्भ, रोला, शेर, चन्ना, रोशनी, सट्टा, चोट, जेकर, अगर आदि, चंगा, अच्छा, साक्षात, साक्षात आदि। अन्य कठिन शब्दों के अर्थ भागी भरे, किस्मत वाला, गोहर, मोती, रिजक, जीविका, लिस्करा, चमक, सदके, समर्पण, लोगाडा, लौंग, सयाले, ठंडे, सजरी, मई, सजी हुई माताएं, लाचे, पुरुषों की लुंगी, बल्लोरी, अखियाँ, बिल्ली जैसी आँखें, महतड़, गरीब, अलिमान, विद्वानों का सा, दीदा बोसी, ताक झाक। उपन्यास में बुल्ले शाह और वारिस शाह की पंक्तियों को दोहराने के पीछे लेखिका का उद्देश्य सैकड़ों वर्ष पूर्व इनके द्वारा रचे गए साझा संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास। उपन्यास का शीर्षक जिंदा रुख भी अत्यंत प्रभावक है। इस उपन्यास में ऐतिहासिक व्यंजना है। सन 1947 ईस्वी में जिंदा रुख को ही 2 हिस्सों में काट दिया गया, जिसकी पीड़ा लेखिका के मन मस्तिष्क में लंबे अरसे तक विद्यमान रही। जहाँ उपन्यास समाप्त होता है इसके अगला हिस्सा होने से यह लिखा जाने का संकेत मिलता है। जिंदगीनामा उपन्यास के बारे में विद्वानों की राय को देखते हैं। कृष्ण सुभाष का कथन। जिंदगीनामा एक ऐसे कालखंड और भूखंड का पाठ है जो विभाजन के फलस्वरूप पीछे छूट गए वतन की, उसके शौर्य की, कोलाहल की स्मृति मात्र है। राजेंद्र यादव का कथन। अधिक कहा जाए कि प्रेमचंद और रेणु के बाद अपनी जातीय जिंदगी को पूरी तन्मयता से उभारने की कला कृष्णा जी में है तो गलत ना होगा। निर्मला जैन का कथन। उपन्यास के आरंभ में कविता की पंक्तियाँ अपने वतन से पुरखों की याद से, नदी नालों के खेत खलिहानों से अलविदा कह चली लेखकों की भावभीनी श्रद्धांजलियों भी है और वर्तमान पीड़ा भी, शायद नॉस्टैल्जिया भी। सुधीरा पचौरी का कथन। यदि कोई पंजाबी नारी जीवन के विविध स्तरों का अध्ययन करना चाहे तो कृष्णा जी की कृतियाँ, खासकर जिंदगीनामा, एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। ज्योतिष जोशी का कथन। कृष्ण सुभाष ने जिंदगीनामा के कथ्य विन्यास में पारंपरिक ढांचे से अलग छोटे छोटे कथा खंडों में उपन्यास को गढ़ा है, इसलिए उनकी दृष्टि में ऐसा कोई चरित्र नहीं आया जिसके बहाने वे अर्थात कि कोई मीनार खड़ी करे। चरित्रों में भी अनेक ऐसे हैं जिन्हें संदर्भों के अनुसार रखा गया है और कुछ विशेष स्थितियों को ही प्रकट करने सामने आते हैं। उपन्यास पूरी तरह खुला है और अनेक संभावनाओं के बीच मनुष्य की संवेदना का भावचित्र बनता जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन। जिंदगीनामा मूलतः किसी कवि मन की रचना है। इसमें इतनी अछूती मार्मिक उपमाएं है कि कोई प्रथम कोटि का कवि ही वैसा प्रयोग कर सकता है। नंदकिशोर नवल का कथन।
जिनके नामों को पढ़कर यह विश्वास नहीं होता कि कृष्ण सुबाती ऐसा विराट कथाकार छिपा था और उनमें ऐसी विराट चित्रण क्षमता सोई थी। उनका पूर्ववर्ती कथा साहित्य इस उपन्यास में अभिव्यक्त उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का पूर्वाभास देने में बिल्कुल असमर्थ है। इस उपन्यास में उनके पूर्ववर्ती कथा साहित्य की क्षीण धारा सागर बन गई। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन, मेरे सामने में वे जिंदगीनामा की लेखिका के रूप में सबसे पहले आती है और जिंदगीनामा जहाँ खत्म होता है वे एक तरह से उनका अपना हल्फिया बयान भी है। गुरु साहब का फारसी का एक शेर उन्होंने कोट किया है, जब सब रास्ते बंद हो चुके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। कृष्ण सुबाती की तलवार उसकी कलम है। प्रयाग शुक्ल का कथन, कृष्ण सुबाती का एक नाम एक व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा, इन जैसा हिंदी में कोई दूसरा रचनाकार नहीं और आज भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अशोक वाजपेयी का कथन, कृष्ण सुबाती ने दिल्ली साहित्य अकादमी का सलाब पुरस्कार लेने से इनकार किया। अब सिर्फ हिंदी में ही नहीं सारी भाषाओं में सभी जगह पुरस्कारों के प्रति लोगों में जो एक प्रकार का मोह होता है, उसे देखते हुए कृष्ण सुबाती जी ने जो किया सचमुच एक प्रकार की ऐसी शक्ति की मांग करता है जो सारे साहित्यकारों में नहीं होती। उनका ये रवैया उनके सारे लेखन से निकल कर आता है, जो वो चाहे मित्र मरजानी हो या जिंदगीनामा। निर्मल वर्मा का कथन, यारों के यार उसमें किस तरह के दफ्तरों के काम करने वाले कर्मचारी, क्लर्क अपने स्टेशन, अपनी ऊब, अपनी व्यर्थता का जीवन अपनी भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी उसमें गालियाँ भी आती है, कभी उसमें ऐसे शब्द भी आते हैं जो अभी किसी स्त्री लेखिका ने अपने लेखन में इस्तेमाल नहीं किया। ये उन्होंने ऐसे नई जमीन का अन्वेषण किया और इस भाषा के परिवर्तन का जो दूसरे रूप में देखते हैं परिवेश में वे जिंदगीनामा में देखने में आया। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन, कृष्णा जी की भाषा के बारे में खास तौर से कहना चाहूँगा कि वे हाथ से नहीं लिखती है। उनके शब्दों को देखकर लगता है जैसे उन शब्दों को उसी तरह जीती रही जैसे अपनी ज़िंदगी जीती रही। एक शब्द नाप तोल के आता और बोलियां से शब्दों अपने आप इस तरह आते हैं, वे बुलाती नहीं लेकिन जब आते तो उन्हें रोकती भी नहीं। राजेंद्र यादव का कथन, जिंदगीनामा में लड़ाइयों, कत्लों और डकैतियों का एक पूरा जखीरा है। कई कत्लों से यह भी रचना मनुष्यता को साधती चलती है, क्योंकि इन सब के पीछे अर्थात का संज्ञान और सारे तनावों के भीतर अन्याय के खिलाफ चेतना की आवाज़ है। यह उपन्यास अपने समय को अतिक्रमित करता हुआ हर युग में अपनी नवीनता का उद्देश करता, क्योंकि जिस संस्कृति और जीवन की गाथा इसमें वह कभी पुरानी पड़ने वाली नहीं। जिंदगीनामा उपन्यास उसकी खोज का उपन्यास और यह उसकी उपलब्धि है। इसकी उपलब्धि का एक दूसरा पक्ष उसका परिवेश, डेरा जट्टा गांव, जो इसका सबसे केंद्रीय चरित्र भी है। जिंदगीनामा उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। मत देखो, दौड़ चलो, छोड़ चलो इस पानी को, इस धरती को जिसने हर मौसम हर बहार में सुरमाओं की पनीरी उगाई थी, जिसने हाड़ मांस के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर भर प्यास करने की ललक जगाई थी। लो लगाई थी अलविदा भूमिका से। बल्ले बल्ले सरकार बढ़िया, अहल कार बढ़िया, वेद की मार बढ़िया, अखियाँ का कथन है। अरे सौतन, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचती, तेरे झोटे में आग लगा दूंगी भोली का कथन। हाय हाय सौतन, हाय हाय तेरे आगा पीछा, हाय हाय तेरे प्योर भरा, हाय हाय तेरे चाचे ताए ते, हाय हाय गोमा का कथन। शाह साहिब, मैंने आपको दिल से ऐसे धर लिया जैसे भगत मुरीद अपने साईं को धर लेता, रवैया का कथन।
गुनियों के सागर है, जात का उजागर है भिखारी, बादशाहों के प्रभुओं के मिरासी है, सिंहों के रब्बी है। लक्ष्य का कथन, अल्लाह सच नबी बारहा के दीदार, अल्लाह का सफात हजरत की। लक्ष्य का कथन, शाह जितना फैलाए सो उसका, जो जितना पसीना बहाए सो उसका। फरमान अली का कथन, दूध मलाई धना दे शाहों की और छाछ लस्सी हमारी, लानत हमारी मेहनतों पर। मेहर अली का कथन, बस और शौखे खीरे चिड़ियों के दूध पर नजर रखी तो हाथ में खाली तोते उड़ाएगा। मेहर अली का कथन, भगत जी तुम्हारे हाथों में खुली रही हो किस्मत किसी की तो बताओ मैं क्यों रोकूं, तुम्हारा दिल दरिया है पर हिसाब हिस्सों का कौन पुगाएगा। जट्टा मुजरों के ओकड़ वेले कौन टपाएगा। शाह जी का कथन, हम तो निमित्त रहे कारण हार करता तो ऊपर वाला है। शाह जी का कथन, ऊपर वाला ही बड़ा है, उसकी नज़र रहे सीधी तो दुनिया का जर्रा जर्रा पुख्ता। जो बढ़ जाए जुल्मत तो घड़ी पल में बड़ी से बड़ी सल्तनत नेस्ताबूद। शाह जी का कथन, शास्त्र मर्यादा कहती है दान से आता है जाता नहीं। शाह जी का कथन, इस धन भंगुर जगत में नाम की कमाई है, माया दमड़े नहीं। काशी शाह का कथन, दुनिया खयान करती है लोगों का तेल नहीं जलता, शाहों का मूत्र जलता है। शाह जी का कथन, सावन माह सुहाना जो धरती बूंद पाई, अन्नद बरसे मेघला जो मन की तृप्ति गई। कवायद तो नहीं मेहनत जो जीवियों पर भी होती है ना, असल वो वर्दी है बंदी को सवाए कर देती है। कक्कू खां का कथन, मनुष्य के बच्चा बनकर धरती का ओढ़ना पकड़े तो धरती माँ क्यों दूध पिलाने लगी। अपने वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि धरती माँ को आदर प्यार से सींचा सराहना जाए तो माँ के धन की तरह धरती के सुबह भी पूरी तरह नहीं खुलते। शाह जी का कथन, दोस्तों यारों, दिल्ली में अपनी अपनी प्रीतें मोहब्बतें धर कर माई हीर को सलाम करो। हीर और रांझा दोनों हमारी इस मजलिस में शामिल हैं। लोग ख्याल डालते हैं कि जितनी बार इस अलबेले जोड़े के प्रीति प्यार के दुनिया में गाए जाएंगे उतनी बार हुस्न के महताब चमकेंगे। आशिकों के दिलों में माशिकों की आँखों में पुख्ता चीज़ तो एक ही अदालत में अदालत और अदालत की कुर्सी। काशी शाह, अंग्रेज की कचहरी में इंसाफ होता है, इंसाफ का घर है कचहरी अदालत। लट्ठू मानव का डेरा नहीं कि जिसके जो मन में आया बोल दिया या फैसला दे दिया। शाह जी का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मन्नू भंडारी का उपन्यास लेकर आ रहे हैं। हरिओम।